डियर स्टूडेंट्स ऑफ एलएलबी थर्ड ईयर, पिछले लेक्चर में जैसा कि आपने देखा था कि हमने जो यूनिट डिवाइड किया था उसके पावर ऑफ कोर्स को हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज उसके आगे का जो प्रोविज़न है, हालांकि 4 सेक्शन ही है उसमें, लेकिन प्रोविज़न काफ़ी लंबे चौड़े हैं। तो ये जो एड टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, इसके प्रोविजंस को हम देखेंगे। ठीक है, एड टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस बाय पब्लिक। तो इसके प्रोविजंस क्या है, इस पे चलते हैं। सेक्शन 37 से लेकर 40 यानी 37, 38, 39 और 40, मात्र 4 सेक्शंस में ये प्रोविजंस दे रखे हैं। हालांकि देखने में 4 सेक्शन है, लेकिन इसकी जो प्रोविजंस है वो काफ़ी लंबे चौड़े हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं कि इसके क्या प्रोविजंस हैं। बेसिकली पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए कि ये है क्यों। जैसा कि आप जानते हैं कि सीआरपीसी बहुत पहले की बनी हुई है और 1973 में इसको फिर से रिवाइज करके और नया एक्ट पारित किया गया। लेकिन हमारी जो देश की पॉपुलेशन है वो बहुत लंबी चौड़ी है, काफ़ी बड़ी है, और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एनी एडमिनिस्ट्रेशन टू कंट्रोल ओवर द ऑल टेरिटरी ऑफ द इंडिया। भारत के सभी पार्ट्स पर निगरानी रख सके ऐसा संभव नहीं है, और पुलिस की भी लिमिटेशंस है। तो इसलिए सेक्शन 37 से 40 जो है वो सिटीजन्स को, नागरिक को एक अधिकार देता है, या ये कह लीजिए लायबिलिटी, अधिकार तो नहीं, लायबिलिटी उसके ऊपर इम्पोज करता है कि अगर आपके हलके में किसी तरह की कोई आपराधिक घटना होती है या होने की संभावना है, या कोई अपराधी है छुपा हुआ है, या कोई व्यक्ति छुपा जिसके अपराधी होने की संभावना है, या वो भगोड़ा अपराधी है, इस तरह की कोई भी आशंका है, तो आप नियरेस्ट पुलिस और मजिस्ट्रेट को सूचना दे सकते हैं। तो अब इसके क्या प्रावधान है बेर एक्ट में, इसको एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 37। सेक्शन 37 में, क्योंकि ये इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों में लिखा हुआ है, तो आप जैसा भी ठीक समझे आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हिंदी के हैं, मैंने पहले भी कहा है कि मैं हिंदी में ज़्यादा बोलता हूँ इसलिए कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हिंदी के हैं, और जब रेगुलर क्लास चलती थी वहाँ भी यही स्टूडेंट्स की डिमांड होती थी कि सर हिंदी में पढ़ा दीजिए। तो चूँकि इंग्लिश में 10-12% मुश्किल से लड़के होते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो टिपिकल लैंग्वेज है उसको मैं डुअल लैंग्वेज में बता दूँ। तो सेक्शन 37 पब्लिक वेन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। जनता कब पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता करेगी? ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, यहाँ व्यक्ति वर्ड यूज किया गया है, यानी जरूरी नहीं है कि कोई नागरिक ही करे, कोई भी व्यक्ति अगर जो भारत से बाहर से आकर यहाँ रिसाइड कर रहा है उसके ऊपर भी ये लायबिलिटी है। तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे पुलिस या मजिस्ट्रेट अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है। आबद्ध मतलब ही इज बाउंड, उसके ऊपर लायबिलिटी है, जो निम्नलिखित कार्यों में से उसकी सहायता उचित रूप से मांगता है। तो 37 तो मांगने पर प्रोविजन करता है कि जब भी कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी सहायता करने के लिए मांगता है तो जो पब्लिक है या जो व्यक्ति है वो आबद्ध है, बाउंड है, वो मना नहीं कर सकता। किस लिए मांगता है? एक, किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के प्राधिकृत है, पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकना। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और वो कहीं छुपा हुआ है और उसको पकड़ने के लिए पुलिस को या मजिस्ट्रेट को आपकी आवश्यकता है। जब सपोज दैट कोई व्यक्ति अपराध किया और अपराध करने के बाद किसी ऐसे मोहल्ले में छुप गया, मान लीजिए किसी मोहल्ले में कोई पुराना मकान है बंद पड़ा, या कोई मंदिर है, कोई इस तरह का जगह है, छुप गया और उसको वहां छुपते हुए लोगों ने देखा है, तो कानून आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसकी सूचना तत्काल मजिस्ट्रेट या पुलिस को दें, और अगर वो पकड़ने के लिए आया है तो उसके पकड़ने में सहायता प्रदान करें। अगर वो निकल भागने से रोकने में सहायता चाहता है तो उसमें भी आप उसकी सहायता प्रदान करें। इसी तरह से इसका जो बी पार्ट है वो कहता है कि परिशांति भंग, इसके पहले वाले में आपने देखा था कि क्या लिखा था, परिशांति भंग। तो ये परिशांति भंग का निवारण या दमन। अगर कोई परिशांति भंग का मतलब क्या है कि अगर कहीं पीस, लॉ एंड ऑर्डर वायलेट हो रहा है,
कहीं पर शांति व्यवस्था भंग हो रही है, कोई दो ग्रुप है, उन दो ग्रुपों के बीच में झगड़ा होने की संभावना है और उससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होने की संभावना है, तो उस शांति भंग का निवारण किया जाना या दमन किया जाना, दोनों वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। निवारण में क्या होता है? निवारण में ये होता है कि पुलिस और मजिस्ट्रेट ने समझाइश करके सबको अपने अपने घर भेज दिया, तो ये तो निवारण हो गया। दमन, अगर मान लीजिए कि समझाने से निवारण करने के जो भी उपाय उसने किए उससे ये निपट नहीं रहा है, तो ऐसे कंडीशन में दमन करना होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में सप्रेशन वर्ड है इसके लिए। सप्रेशन में बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। पुलिस लाठी चार्ज से स्टार्ट करती है और उसके बाद उसके बहुत सारे एक्शंस होते हैं। तो जिस तरह से भी वो जो शांति भंग का निवारण करना चाहती है उसमें भी पब्लिक की लायबिलिटी है कि अगर वो मजिस्ट्रेट या पुलिस सहायता मांगे तो उसे सहायता करना। इसी तरह से एक तीसरा है ग, किसी रेल, नहर, तार या लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण। अगर कुछ व्यक्ति हैं जो कि रेल का या नहर का या तार या, क्योंकि देखिए ये तीनों चीजें इसमें जो इस्तेमाल की गई है ये काफी लंबी चौड़ी होती है, इसका दायरा बहुत बड़ा होता है और हर मीटर पर, किलोमीटर पर ध्यान रखना ये पॉसिबल नहीं होता। किसी रेल बहुत लंबी होती है, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक है, काफी जगह पे वो गांव से होकर निकलती है जहां बिल्कुल वीराना सा होता है, वहां पर मान लीजिए कोई पटरी खोल रहा हो। नहर काफी लंबी चौड़ी नहर होती है, उस नहर में मान लीजिए कोई डैमेज कर रहा हो उस नहर को, या उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा हो, कोई मान लीजिए जहर मिलाने की प्रयास कर रहा हो। तार, बिजली के तार या टेलीफोन के तार, ये भी बहुत लंबा चौड़ा इसका दायरा होता है। या लोक संपत्ति ऐसे बहुत सारी संपत्तियां हैं जहां पर कि सरकार का ध्यान ही नहीं होता है, तो इनको अगर क्षति पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है तो उसका निवारण करने के लिए जब भी उसको सूचना मिलती है वो कर रहा है तो आपकी वो हेल्प चाहता है, यानी आपकी मतलब व्यक्ति की हेल्प चाहता है। तो इन क, ख और ग तीनों स्थितियों में हमारी ये लायबिलिटी है कि हम मजिस्ट्रेट और पुलिस की हेल्प करें। ये हमारे ऊपर लायबिलिटी इंपोज है सेक्शन 37 के अंतर्गत। अब देखते हैं 38 में क्या कहता है। 38 पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा हो। यहाँ जो 37 था वो पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट के लिए था, यहाँ पर किसके लिए है? पुलिस अधिकारी से भिन्न, यानी अदर देन पुलिस ऑफिसर्स। तो क्या अदर देन पुलिस ऑफिसर्स को भी हेल्प करने की हमारी लायबिलिटी है? सेक्शन 38 कहता है यस, अगर वो वारंट का निष्पादन कर रहा हो। वारंट क्या होता है? वारंट का मतलब है मजिस्ट्रेट का आदेश। तो मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालना में अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है जो भले ही पुलिस अधिकारी नहीं है, पुलिस अधिकारी से भिन्न है, अदर देन पुलिस ऑफिसर है, तो भी उसके सहायता करने का दायित्व तो हमारे ऊपर है, पब्लिक के ऊपर है। तो सेक्शन 38 के प्रोविजन इस तरह से है कि व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू अ पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट है तो कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकता है यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट है पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है। यानी जिस व्यक्ति को वारंट है वो व्यक्ति कार्य कर रहा है और पब्लिक उसके पास है, तो हर व्यक्ति का दायित्व है कि उस वारंट के निष्पादन में उसकी वो सहायता करे। अब इसके बाद सेक्शन 39 और 40 इसके प्रोविजन काफी बड़े हैं। देखिए, कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा किया जाना। अब ये वहां पर तो सहायता की बात थी, सेक्शन 37 और सेक्शन 38 ये दोनों पुलिस को या पुलिस से भिन्न व्यक्ति को जो सरकारी आदेश में कार्य कर रहा है या वारंट उसके पास है उसकी सहायता करने का दायित्व आरोपित करती है। लेकिन सेक्शन 39 आईपीसी में बहुत सारे अपराध गिनाए गए हैं, उन अपराधों की सूचना देने का दायित्व आरोपित करती है। ठीक है, क्योंकि गांव देहात में कोने में कहीं भी इंटीरियर में कोई अपराध घटित हो जाता है तो सामान्य तौर पर पुलिस को सूचना नहीं प्राप्त होती। हालांकि आज के जमाने से इसकी तुलना न करें, क्योंकि आज की तारीख में मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप इन सब की सुविधा उपलब्ध है और इंटीरियर से इंटीरियर गांव में भी अगर कोई घटना होती है तो लोग
फटाक से उसकी वीडियो करके और अपलोड कर देते हैं और सूचना मिनटों में वायरल हो जाती है। लेकिन ये जो प्रोविजंस बने हुए हैं ये 1973 के बने हुए हैं, जब शायद टेलीविजन भी नहीं था और टेलीफोन था, वो भी बहुत गिने चुने लोगों के पास होता था, खासतौर से गाँव में। तो शायद गाँव में 2-4-5 गाँव में किसी एक के पास टेलीफोन होता था। तो ऐसे कंडीशन में पुलिस के लिए पॉसिबल नहीं था कि पुलिस जो है पूरे हलके में चप्पे चप्पे पर नजर रख सके। तो ऐसे में जनता के ऊपर ये लायबिलिटी आरोपित करती है सीआरपीसी 1973। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39, every person aware of the commission of or of the intention of any other the person to commit any offense, प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं के अधीन, कौन सी धाराओं के अधीन आगे देखते हैं, दंडनीय किसी अपराध के किए जाने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय से अवगत है, उचित प्रतिहेतु के अभाव में जिससे साबित करने का इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर होगा, ऐसे किए जाने या आशय की इत्तला तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा। अब इस पूरे सेक्शन में देखिए दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि अगर आईपीसी के अंतर्गत कोई अपराध घटित हुआ है या होने की संभावना है या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका इंटेंशन है कि वह ऐसा अपराध घटित करेगा, तो पहली बात तो इसकी सूचना तुरंत देनी आवश्यक है। आपके ऊपर जिम्मेदारी, यानी व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी है। साथ ही ऐसा कोई सूचना फॉल्स न हो, इसके लिए एक दायित्व भी आरोपित किया गया है कि जिसकी सत्यता या ये कह लिए कि उचित प्रतिहेतु के अभाव में जिसे साबित करने का, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो भी उसी व्यक्ति के ऊपर है जो कि ऐसा सूचना देता है। हालांकि इसका कुछ दुरुपयोग भी होता है। इस कारण से भारत में आमतौर पर एविडेंस नहीं मिलते हैं। कई बार लोग उपेक्षा करते हैं कि अगर हम कोई सूचना देंगे तो पुलिस फिर हमें बार बार थाने बुलाएगी और हमसे पूछताछ करेगी वगैरह वगैरह। इस कारण से कई बार इग्नोरेंस भी होता है। कोई घटना घटित हो रही है, जैसे कहीं मान लीजिए कोई आमतौर पर सड़क पर हत्या हो गई, फटाफट लोग दुकान बंद करके और घर चले जाते हैं, या सड़क चलते किसी को कोई मार दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई अपराध कर दिया, तो लोग जो है अनजान बन के चले जाते हैं। लेकिन जो कानून है वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता है। कानून ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर आपके सामने या आपके नॉलेज में या आप अवगत हैं इस तरह से कि कोई घटना घटने वाली है, तो उसकी तुरंत इत्तला दें, और इत्तला सही हो, इसलिए आपके ऊपर ये लायबिलिटी आरोपित की गई है कि उसको साबित किए जाने का भी जो दायित्व है वो आपका ही होगा। यानी आप पुलिस को बयान देंगे कि हाँ हमने देखा था या हमने सुना था, और बाद में पुलिस उसको एविडेंस के तौर पर न्यायालय में यूज करती है, जो कि प्रक्रियात्मक मामलों में हम देखेंगे। अब इसमें कौन सी, जो पहले लिखा गया कि निम्न धाराओं में, तो कौन सी धाराएं होंगी, इसके लिए 1 से लेकर 12 तक के प्रोविजन दिए गए हैं। सबसे पहले पहला 121 से 126, ये सारी जो सेक्शंस हम बताएंगे या जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, ये सारे के सारे आईपीसी के हैं। ठीक है, तो सीआरपीसी और आईपीसी में आप कंफ्यूज ना करें। सीआरपीसी प्रक्रिया है और आईपीसी दंड प्रावधान बताती है। तो धारा 121 से, और अगर आपके पास आईपीसी की बुक हो तो हाथों हाथ आप जो है उस सेक्शन से आप देख लें। हालांकि इसको बता तो मैं भी सकता हूं, लेकिन फिर वो ये पूरा जो सीआरपीसी का पार्ट है वो कवर नहीं होगा और काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि ये जो पार्ट है इसको मैं छोड़ दूं। हालांकि जहां जहां मोटे मोटे तौर पर हम बता देंगे, ये जो 121 से 126 है वो पूरा राज्य के विरुद्ध अपराध के संबंध में लागू होता है। ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। तो 121 से 126 दोनों सहित धारा 130 अर्थात उस संहिता के अध्याय 6, तो अध्याय 6 पूरा का पूरा जो आईपीसी में है वो ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट है, यानी राज्य के विरुद्ध अपराध के मामले में होता है। तो अगर कोई ऐसा घटना, ऐसा व्यक्ति, ऐसा कुछ होने वाला है जो राज्य के विरुद्ध अपराध की संभावना को जन्म देता है, तो उस कंडीशन में भी आपको सूचना देनी है। दूसरा 143, 143, 144, 145, 147, ये जो प्रोविजंस हैं इसके बारे में सूचना देनी है। अब यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो सेक्शंस है 143, ये किस मामले में लागू होता है।
तो देखिए चैप्टर 8 है आईपीसी के अंतर्गत, जो लोक प्रशांति के विषयों में, अपराध के विषयों में है, यानी ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति, लोक शांति। तो लोक प्रशांति किसी प्रकार से अगर डिस्टर्ब होने की संभावना है तो उसकी सूचना भी नियरेस्ट पुलिस अधिकारी को देनी चाहिए। अब ये जितने भी सेक्शंस में बताए गए हैं 143, 144, 145, 147, ये सब आप जो है उसमें क्या कहते हैं कि आईपीसी के बैरेट को खोलेंगे तो वहां आपको ये दिख जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है धारा 161 से 165 का ये जो है अवैध पारितोषण के संबंध में है, ठीक है। इलीगल ग्रेटिफिकेशन, इलीगल ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? किसी काम को कराने के लिए अगर कोई रिश्वत वगैरह दी जाती है, ये चैप्टर 9 के अंतर्गत आता है। और लोक सेवकों या उससे संबंधित अपराधों के विषय में, यानी जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं या किसी तरह का कोई ग्रेटिफिकेशन ले रहे हैं या रिश्वत ले रहे हैं, तो इसकी जानकारी अगर है तो वो भी देना है। हालांकि इसकी ये भी व्यवहारिक बात ये भी है कि कानून तो बने हुए हैं लेकिन लोग इग्नोर करते हैं, बल्कि अपना काम कराने के लिए रिश्वत और देते हैं। अभी रिसेंटली अखबारों में देख रहे होंगे एमडीएस यूनिवर्सिटी का मामला, जिसमें देने वाला भी गिरफ्तार है और लेने वाला भी गिरफ्तार है। इसी तरह से नंबर 4 है कि धारा 272 से 278 दोनों सही, ये किस संबंध में है? ये है खाद्य सामग्री जो है और उसमें मिश्रण। तो अगर कोई खाद्य सामग्री में मिश्रण करता है तो उसके संबंध में ये सेक्शंस लागू होता है। तो आपके नॉलेज में अगर है कि आपके यहाँ कहीं पर मसाले बन रहे हैं और उसमें मिश्रण किया जा रहा है, या कोई चटनी पापड़ अचार वगैरह का कोई गृह उद्योग लगा रखा है और उसमें वो मिश्रण कर रहा है, मिलावटी का काम कर रहा है, तो उसकी सूचना भी आपको संबंधित पुलिस अधिकारी को, नियरेस्ट पुलिस अधिकारी को देनी चाहिए। तो इस तरह से नेक्स्ट जो है ये 5वां और 6ठा। तो उसके बाद 302, 303 और 304, ये जैसा कि आप जानते हैं ये लाइफ के मामले में लागू होता है, जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले तथ्य। 302 तो सीधे सीधे मर्डर के सजा है इसमें, और इसके बाद के जो प्रोविजंस हैं वो जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले जो मामले हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी अगर कोई सूचना आपको मिलता है तो उसकी जानकारी आपको देनी है। हालांकि यहाँ पे चैप्टर में बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर 16 के अंतर्गत आता है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, और ये एलएलबी सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा बहुत डिटेल में, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन हर साल आता है। और 302 जो है स्पेशली सजा है मृत्यु दंड की, हत्या के लिए जो दंड दी जाते हैं उस कितना दंड मिलेगा, ये तो हत्या के दंड की सजा है। और 302 जो है वो आजीवन सिद्ध दोष हत्या के लिए दंड है। और इसी तरह से 304 जो है वो हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड है। तो ये तीनों दंड से संबंधित सेक्शंस है। तो इस दंड से दंडित अपराध कोई करता है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आरोपित है और वो आपके एरिया में है तो उसकी सूचना देनी चाहिए। इसी तरह से 5A में 354 का जोड़ा गया है, जो फिरौती आदि के लिए व्यपहरण से संबंधित, यानी कोई एब्डक्शन किया है और एब्डक्शन करके आपके एरिया में छुपा रखा है या खुद छुपा हुआ है, तो इन सब कंडीशन में लायबिलिटी बनती है कि इसकी सूचना जनता के द्वारा पुलिस को मिले। क्योंकि पुलिस, पहले ही बताया मैंने कि पुलिस के जरूरी नहीं है कि उसको सारी एरिया की हर घटना की छोटी छोटी जानकारी उसको हो, लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना दी जाएगी तो पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई करेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि आजकल इस तरह की सूचनाएं व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत आसानी से मिल जाती है, तो सूचना देना भी अब बहुत आसान हो गया है। चूंकि ये वीडियो 20 मिनट का होने जा रहा है तो इसलिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ। इसका जो सेकंड पार्ट है,
सेक्शन 39 का रेस्ट पार्ट और सेक्शन 40 ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।